हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का 8 चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो 7 चैप्टर्स है उसका डिटेल में वीडियो लेक्चर और उनके एक्सरसाइजेस वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में क्या डिस्कस करना है हमको? क्लाइमेट क्या होता है? मौसम। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? मौसम। मौसम क्यों चेंज होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, अर्थ जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब जो रेवोल्यूशन है उसके कारण जो है क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। एंड नेक्स्ट इज वेजिटेशन। यहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं, क्या है, कौन से ट्रीज मिलते हैं, वो वेजिटेशन में आया। और कौन से जानवर जो हमको यहाँ पे हमारी कंट्री में होते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो यू रेड ए न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। तो हम जो है डेली बेसिस पे कभी न्यूज़पेपर में जो है या फिर हम टीवी वगैरह में देखते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं मौसम के बारे में लोगों से बात करते हमने सुना होगा। तो यू मस्ट नो वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। तो वेदर जो है वो डेली जो चेंजेस आते हैं, जो एक दिन में चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर कंडीशन बोलते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, दोनों को हिंदी में मौसम ही बोलते हैं, लेकिन वेदर क्या होता है? डेली का चेंज होता है और क्लाइमेट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। तो इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन। तो हम जब वेदर की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर देखते हैं, गर्मी है, ठंडी है, रेनफॉल, पानी गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, और सूरज की किरणें कितनी तेज है, इसके बारे में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। तो अभी जैसे गर्मी का मौसम है, अगर आपने नोटिस किया होगा गर्मी का मौसम है, लेकिन कोई कोई दिन पानी आ जा रहा है। ठीक है, कोई कोई दिन बूंदाबांदी हो जा रही, हवा चल रही है। तो ये क्या हो गया? वेदर डे टू है गर्मी का मौसम, लेकिन क्या है, आज के वेदर में ऐसा ऐसा हो सकता है कि पानी गिर जाए। तो ये वेदर कंडीशन हो गया। तो अब इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, हमको देखना है कि गर्मी है कि ठंडी है, सर्दी थोड़ा सन जो है वो एकदम तेज है या फिर क्लाउडी है, ठीक है, विंडी है या काम है, ये हमको नोटिस करना रहता है। तो यू मस्ट हैव नोटिस व्हेन इट इज टू हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डू नॉट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। ठीक है, तो जब आपने नोटिस ही किया होगा, जब गर्मी का मौसम होता है, बहुत गर्म होती है, तो हमको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमको ठंडी ठंडी चीज़ें खाने या पीने की इच्छा करती है। तो और इन कॉन्ट्रास्ट, और उसके बदले में, उसके कॉन्ट्रास्ट में, there are days when you feel cold without woolen clothes, it is very windy and chilly and you would like to eat something hot to eat। ठीक है, तो कई बार जो मौसम होता है उसमें क्या होता है, ठंडी रहती है, ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है, हमको ठंड लगती है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो ब्रॉडली मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। तो जो मेजर सीजन्स जो हैं इंडिया में वो होते हैं, क्या होता है? फर्स्ट, सबसे पहला क्या होता है? कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, तो कोल्ड वेदर सीजन जो विंटर सीजन होता है, जो दिसंबर से फरवरी तक का होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर से लेके फरवरी में। उसके बाद हॉट वेदर सीजन। हॉट सीजन कब होता है? मार्च से लेके मई तक में। एंड साउथ वेस्ट मानसून का टाइम होता है रेनी सीजन जून से सितंबर तक। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम सीजन अक्टूबर से नवंबर तक। तो ये सारे सीजन्स जो है हमारी कंट्री में होते हैं। सो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। तो सबसे पहले जो है हम ये चारों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको कोल्ड वेदर सीजन जो है या फिर विंटर सीजन है उसके बारे में देखना है। तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन During the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, temperature are quite low in the northern India. तो हमने जैसे कि हमने मैप को याद करने की कोशिश की, हमने मैप में देखा था, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ से पास होता है, और हमने ये भी देख रखा है कि सन की जो रेस है वो कौन से टाइम में कैसे फॉल होती है। ठीक है, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में क्या होता है, सन की जो रेस है वो डायरेक्टली जो है हमारे कंट्री पे नहीं पड़ती। तो इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर जो नॉर्थ इंडिया में है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हॉट वेदर सीजन या फिर समर सीजन। तो इन हॉट वेदर सीजन सन रेस मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। तो अब हॉट सीजन में क्या होता है, जो सन की रेस है वो ज़्यादातर डायरेक्टली पड़ती है हमारे रीजन पे, और टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, और इस समय जो है लू चलती है। तो हॉट, ठीक है, जो गर्म और जो सूखी हवाएं हैं उसको लू कहा जाता है, दिन भर लू चलता है। सो नेक्स्ट हमको
लेट्स हैव फन। एक हमको ये देखना है। तो ये गर्मी का मौसम, ये ठंडी का मौसम, ये बारिश का मौसम और ये छाते का मौसम। सो पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कोल्ड ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन द एंटायर रीजन। दे आर एक्सलेंट थ्रस्ट क्विंचर्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ हार्श लो। तो हमारे कंट्री में हर जगह हर तरफ अलग अलग तरीके के शरबत होते हैं, जहाँ जैसी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से। तो गर्मी के सीज़न में जो फ्रूट्स आते हैं उनसे शरबत बनाए जाते हैं। बहुत सारे तरीके के शरबत होते हैं, बेल के शरबत होते हैं, मैंगो शरबत हो गया, आपका खस का शरबत हो गया, ऐसे बहुत सारे शरबत मिलते हैं, आम पन्ना हो गया। सो दे आर एक्सटेंड, तो इससे क्या है, प्यास बहुत अच्छे से बुझ जाती है। थ्रस्ट क्वेंचर्स मतलब प्यास बुझा देना, और ये हमारी बॉडी को लू से भी प्रोटेक्ट करते हैं। हैव यू ट्राइड शरबत मेड फ्रॉम रॉ मैंगो, बेल, लेमन, टैमरिंड, कोकम, फालसा, वाटरमेलन, बटर मिल्क मेड फ्रॉम कर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे शरबत के आपको नाम बताए गए हैं। रॉ मैंगो जो कच्चा मैंगो होता है, कांजी बोलते हैं हमारी तरफ, और कई कई जगह जो बनते हैं आम पना। ठीक है, वैसे बेल का शरबत होता है, नींबू का, इमली का, कोकुम आता है, फालसा आता है, फालसा। ठीक है, वाटरमेलन होता है, और छाछ हम पीते हैं। ठीक है, तो छाछ, मट्ठा, मोरी, ठीक है, ये सब चीज़ें बनती है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने मेक बनाना है मैंगो मिल्क शेक, तो और हम मिल्क शेक्स भी ट्राई करते हैं, ठंडी ठंडी मिल्क शेक बर्फ वगैरह डाल के। सो आफ्टर अ हॉट समर, और गर्मी के बाद में द फर्स्ट रेन ब्रिंग्स मच जॉय। तो पहली बारिश होती है तो सबको खुशी होती है। तो ऑल अवर लैंग्वेजेस हैव मेलोडियस सॉन्ग्स ऑन रेन्स, दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चीयर। लर्न 2 सॉन्ग्स ऑन रेन्स एंड सिंग देम टुगेदर। राइट और कलेक्ट 5 पोएम्स ऑन द रेन्स। तो जब भी पहली बारिश होती है तो हर एक कस्टम में, ट्रेडिशन में बारिश को लेके भी कई गाने हैं। तो हम ये सब चीज़ें जो है आपको, मतलब आप अपने बड़े से पूछिए कि आपके ट्रेडिशन में भी कुछ गाने हैं, तो आपको 2 सॉन्ग वो करना है। और अगर पोएम्स वगैरह आपको मिलते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन, ये तो बचपन में सभी लोग पढ़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके के पोएम्स जो है आपको 5 पोएम्स कलेक्ट भी करने हैं, इंटरनेट में आप देख सकते हैं। सो आपको फ्रेंड्स, नेबर और फैमिली से पूछना है कि उनके ट्रेडिशन में, उनके जो कल्चर में, जो उनकी लैंग्वेज है उसमें रेन को क्या कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में वर्षा कहा जाता है, इंग्लिश में रेन कहा जाता है, उर्दू में बारिश कहा जाता है, पोस मराठी में कहा जाता है, और वर्षा बंगाली में कहा जाता है। नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। हमको रेनी सीजन के बारे में देखना है। तो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो ये जो सीजन है, ये शुरुआत होती है जब रेनी सीजन जो है उसकी शुरुआत होती है, और मानसून जो है एडवांस करता है हमारे कंट्री में। सो द विंड्स ब्लोन फ्रॉम अरेबियन सी। तो अरेबियन सी जो है ना, इस तरफ अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी से विंड्स ब्लो होती है, और बे ऑफ बंगाल से विंड्स जो है ब्लो होती है। और ये क्या है, अपनी तरफ जो है मॉइस्चर, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाते हैं। ठीक है, अपने साथ क्या है, मॉइस्चर लेके जाते हैं। व्हेन दिस स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स। और यहाँ पे जो माउंटेन है ऊपर के नॉर्थ ईस्ट साइड में, जो ये इधर जो हिमालयस वगैरह है, और भी कई सारे जो यहाँ पे हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में, बहुत सारे हिल्स और माउंटेन्स है हमारे कंट्री में। तो वो जब इसको स्ट्राइक करती हैं माउंटेन बैरियर्स को, तब जो है रेनफॉल ऑकर होता है। नेक्स्ट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। ठीक है, ये जो मानसून के जाने का टाइम हो जाता है, तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। तो अब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा, अब जो यहाँ पे जो विंड है, ठीक है, ये जो रेनी विंड है, ये वापस चले जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो ये जो सीजन है, इसमें पर्टिकुलरली जो साउथ साइड का जो एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल होता है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over an years. तो क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एवरेज वेदर कंडीशन होता है, जिसे हम सालों से मापते आए हैं। तो हम ये बोलते हैं कि इस टाइम से इस टाइम गर्मी का सीजन है, इस टाइम से इस टाइम विंटर का सीजन है, तो इसे क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बिन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइम। तो क्लाइमेट का क्या है, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मानसून टाइप है। ठीक, तो मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। तो मानसून जो है, जो वर्ड है, वो अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका क्या मतलब होता है, मौसम मीन्स सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड। तो ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया का, इसलिए जो रेन है वो कहाँ से आती है, मानसून विंड से आती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। गुड मानसून मीन एडुकेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप।
ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है, हमारी जो खेती बाड़ी है वो मोस्टली जो है मानसून पे, बारिश पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, मानसून जो आता है उस पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो जो अगर अच्छी मानसून है, गुड मानसून है, इसका मतलब क्या है, अच्छे से रेन होगा, ठीक है, बारिश अच्छी गिरेगी और एक अच्छी बॉन्टिफुल क्रॉप, मतलब बहुत ही अच्छी खासी उपज होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ मानसून आर वीक एंड और इवन वर्ड्स फेल टू अकर वन ईयर। तो क्या होगा, मानसून अगर वीक है तो सबसे पहले क्या होगा, क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्ट हो जाएगा। लेवल ऑफ द वाटर इन द वेल विल कम डाउन। ठीक है, कम अप और गो डाउन, गो डाउन। समर विल बी लॉन्गर। ठीक है, बड़ा समर होगा। सो नेक्स्ट हमको देखना है, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। तो जो भी प्लेस है उसका क्लाइमेट जो है वो कैसे अफेक्ट होता है, वहाँ पे लोकेशन क्या है। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, समुद्र से दूरी क्या है, कौन से लोकेशन पे, उस पर एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट क्या है, डिस्टेंस क्या है सी से, और रिलीफ क्या है, रिलीफ मतलब प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो हमारे, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो कंट्री है उसमें अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स है, इसलिए जो है हर एक रीजन में क्लाइमेट जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो जैसलमेर और बीकानेर ये कहाँ है, राजस्थान में है। तो इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। तो जो जैसलमेर और जो राजस्थान वाला एरिया है वो हमेशा गर्म रहता है, और वैसे ही जो द्रास और कारगिल है ये जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ठंड होती है। सो कोस्टल प्लेसेस, ठीक है, कोस्टल प्लेसेस मतलब जो समुद्र के किनारे का जो एरिया है, लाइक मुंबई, कोलकाता, एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। सो दे आर नाइदर टू हॉट नॉर कोल्ड। तो ऐसे रीजन जो कोस्टल प्लेसेस है, जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो बीइंग ऑन द कोस्ट देयर दीज आर द प्लेसेस वेरी ह्यूमिड। तो जो कोस्टल एरिया वाले जो जगह है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उमस ज़्यादा होती है। सो मवस्वरनम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। वाइल इन पर्टिकुलर एरिया इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। तो एक कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो राजस्थान वाला एरिया है, जैसे कि जैसलमेर हो गया, वहाँ पे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रेन गिरती ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है। सो हमको नेक्स्ट देखना है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो नेचुरल वेजिटेशन किस तरीके के पेड़ पौधे हमारे कंट्री में होते हैं उनके बारे में हमको देखना है। तो वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग्स। तो हम अपने सराउंडिंग में बहुत ही अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, ट्रीज है, उनको नोटिस करते हैं। हाउ नाइसली इट टू प्ले इन द फील्ड विद ग्रीन ग्रास। तो ऐसा कितना बढ़िया लगता है अगर हरी हरी घास हो, आगे पेड़ पौधे हो, फूल हो, ऐसी जगह पे जाकर खेलने के लिए। सो देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेस एंड स्क्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ऐसे स्मॉल प्लांट जैसे बुशेस और स्क्रब्स, ठीक है, बुशेस और स्क्रब्स, ठीक है, ये जो बुशेस कैक्टस वगैरह हो गया, और श्रब्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जैसे कि गुलाब के पौधे वगैरह हो गए, तो इनको क्या कहा जाता है, श्रब्स कहा जाता है, और कैक्टस वाले प्लांट्स को बुशेस कहा जाता है। तो besides there are many tall trees, some with branches and leaves like neem, mango, and some with stands with few leaves such as palm. तो ऐसे ही वैरायटी ऑफ ट्रीज है हमारे कंट्री में। तो कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और उनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं और बहुत सारे पत्ते होते हैं और वो छाया देते हैं। तो जैसे कि नीम हो गया, मैंगो हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये सारे बड़े ट्रीज हैं। और कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो खड़े होते हैं और उसमें जो पत्तियां जो है वो बहुत ही कम होती है, जैसे कि पाम ट्री, ठीक है, पाम ट्री जैसे कि नारियल का पेड़ हो गया, फिर आपके खजूर के पेड़ हो गए, और हमारे हमारे एरिया में, लोकल एरिया में छींद के पेड़ हो गए। तो ये सारे जो है ये ऐसे ट्रीज हैं जो ज़्यादा पत्ते वाले नहीं होते। सो द ग्रासेस, स्क्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो जो भी ग्रास है, स्क्रब्स है, ट्रीज है, जो अपने आप उगते हैं, उसमें ह्यूमंस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन उसको जाके उगाएंगे तब वो उगेगा। जैसे हम अपने घर में गार्डन बनाते हैं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपने से उगते हैं, हमको कहीं हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। सो डू यू वंडर दीज डिफर
डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर? तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे अलग अलग है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो अलग अलग तरीके के नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे आपके एरिया में कुछ अलग होंगे, दूसरे के एरिया में अलग होंगे, तो ये वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है और वहाँ पे कितना रेन है, बारिश कितनी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशन, तो नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ पे इतना आपने देखा है, अभी प्रीवियस चैप्टर से हमने डिस्कस किया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है रिलीफ है, तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स है, तो उसी हिसाब से वहाँ पे का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होता है। तो हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के नेचुरल वेजिटेशन भी हैं। तो यहाँ पे हम एक पिक्चर दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे नीचे जो है ये क्या है, ग्राउंड लेवल है आपका। ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर्स तक, ठीक है, 1.5 मीटर्स तक श्रब्स का लेयर होता है। श्रब्स का लेयर मतलब जहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पौधे और घास उगते हैं। उसके बाद 5 मीटर्स, ठीक है, 5 मीटर तक का रेंज होता है। उसके बाद यंग ट्रीज, ठीक है, 5 मीटर्स के रेंज में, 20 मीटर्स के रेंज में जो है 20 मीटर्स के रेंज में जो है छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो यंग ट्रीज होते हैं। उसके बाद 40 मीटर्स के रेंज में कैनोपी, ठीक है, ये बड़ा सा होता है। उसके बाद जो है 60 मीटर्स के रेंज में इमर्जेंट लेयर, ठीक है, अलग अलग लेयर बताया गया है ट्रीज का। और ये एक पिक्चर दी गई है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। सो वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? तो हमको ये देखना है कि फॉरेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस भी ये निभाते हैं। तो सबसे पहला है प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड कार्बन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स की क्या क्षमता होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं हमारे से। ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए हमको प्लांट्स लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, दस कंट्रोल सॉइल इरोशन। तो जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रूट्स है, जो इसके रूट्स है वो सॉइल को क्या है, बांध के रखते हैं। जो रूट्स है, अगर आप कोई पौधे को उखाड़ेंगे ना, ट्राई करके देखिएगा, तो अगर आप किसी पौधे को उखाड़ते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी उखड़ती है। तो उसका मतलब क्या है, उसने कहीं ना कहीं जो उतनी सॉइल है उसको अपने रूट से बांध के रखा हुआ था, उसके रूट्स में वो लगी हुई थी। सो द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉर्डर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लाग, हमी, गम्स एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमको फॉरेस्ट से मिलती है। तो सबसे पहले जो है टिम्बर, ठीक है, टिम्बर क्या है, लकड़ियाँ मिलती है। लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने के लिए होती हैं। लकड़ियाँ आपके जो चूल्हा वगैरह जलाते हैं उनके लिए होती है। तो जो जानवर हैं उनके फॉडर के लिए यूज़ होता है। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में, और बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। लाख मिलता है हमको, हनी मिलता है, गम्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती है। तो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट मोस्टली जो भी जीव जंतु है, अभी आपने बेंगलोर वाला केस देखा होगा जहाँ पे फॉरेस्ट को हटाने से जो बहुत सारे जो जंगली जानवर है वो बहुत ही परेशान हो गए थे। सो फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट, मतलब एक उनका नेचुरल घर है वो वाइल्ड लाइफ का। So natural vegetation have been destroyed to a large extent because of reckless cutting of trees। तो जो यही नेचुरल वेजिटेशन है, ये जो फॉरेस्ट वगैरह है, ये लगातार कटते जा रहे हैं, बहुत हद तक उसे काटा गया। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी रिकलेसली, मतलब लगातार धुआंधार काटे गए, ठीक है, जिसके कारण पर्यावरण में जो है, एनवायरनमेंट में है, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है, और जो एक्सिस्टिंग जो हमारे पास है उनको संभाल के रखने की भी ज़रूरत है। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो और लोगों को हमको जागरूक करने की भी ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कुछ नहीं तो अपने छत पे ही कुछ पेड़ लगाएं, ठीक है, पेड़ नहीं लगा सकते तो कुछ पौधे ही लगा दें। सो वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग अवर अर्थ ग्रीन। तो हमको ऐसे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी करने चाहिए ताकि वन महोत्सव हम मनाएं, जिससे हम लोगों को एनकरेज करें कि वो प्लांट्स लगाएं। सो लीलाज पेरेंट्स, लीला की कहानी सुन लेते हैं। लीला's पेरेंट्स प्लांटेड सैपलिंग ऑफ नीम टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो उन्होंने क्या किया, लीला के जब बर्थडे हुआ तो उन्होंने
नीम का एक छोटा पौधा लगाया, सैपलिंग मतलब छोटा पौधा। ऑन ईच बर्थडे अ डिफरेंट सैपलिंग्स वॉज प्लांटेड, तो हर बर्थडे में अलग अलग नीम के पौधे लगाते लगाते गए वो। तो इट वॉज वाटर रेगुलरली, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सीवियर हीट, कोल्ड एंड एनिमल्स, children took care not to harm it. When Leela was 20, 21 beautiful trees stood in and around her house. तो जैसे लीला बड़ी हुई, 20 साल की हुई, तो उसके घर के पास में 21 जो पेड़ थे वो थे। ये जो पेड़ थे उसमें जो चिड़िया वगैरह हैं उन्होंने अपने नेस्ट घोंसले बनाए हुए थे, फूल खिल रहे थे, बटरफ्लाइज जो है वहाँ पे आती थी, चिल्ड्रन एंजॉय करते थे उसके फ्रूट्स वगैरह, स्विंग करते थे ब्रांचेस में, तो यहाँ पे उसके छाँव में वो खेलते भी थे। तो हमको ट्रीज से क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो सबसे पहले तो है सॉइल को देखिए, ये बाइंड करके रखता है। हमको रबर मिलता है, टिम्बर मिलता है, इस पोर्शन को टिम्बर बोलते हैं। जो बर्ड्स है और एनिमल्स है उनके लिए नेचुरल हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ के लिए गम मिलता है हमको, लाख मिलता है, ठीक है, फ्रूट्स मिलते हैं, हनी मिलता है, मेडिसिन्स मिलते हैं, शेल्टर मिलता है, शेल्टर बनाने के लिए, जो घर बनाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह, फॉटर मिलते हैं हमको, ठीक है, फ्यूल मिलता है हमको, स्पोर्ट्स के गुड्स मिलते हैं, फर्नीचर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट से मिलती है। नेक्स्ट हमको वाइल्ड लाइफ के बारे में देखना है, जंगली जो जानवर है उनका लाइफ जो है, ठीक है। सो फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो फॉरेस्ट जो है घर है बहुत सारे अलग अलग जीवों के। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज जो एनिमल्स के हैं और उनके लिए ये घर है, और उसके साथ साथ जो भी रेप्टाइल्स है, जो रेंग के चलने वाले, एम्फीबियन जो पानी में रहने वाले, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और कीड़े मकोड़े हैं, इनका घर है। ड्वेल मतलब वो यहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट में। सो टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। तो हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में फाउंड होते हैं। तो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस का घर है, कहाँ है? गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में। सो एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। तो असम के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एलिफेंट्स और एक सींग वाला राइनोसरस। राइनोसरस मतलब दरियाई घोड़ा। सो एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट्स जो है केरला और कर्नाटका में मिलते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस, ठीक है, जंगली गधे, ठीक है, कैमल्स ऊंट और जंगली गधे, ठीक है, ये कहाँ पे आपको मिलेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट में एंड रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। तो कैमल्स आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलेंगे, राजस्थान वाले एरिया में मिलेंगे, और वाइल्ड एसेस जंगली गधे आपको रन ऑफ कच्छ में मिलेंगे। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। सो वाइल्ड गुड्स, जंगली बकरियाँ, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, ठीक है, भालू, है ना, तेंदुआ, ये आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। तो ये हिमालय रीजन में मिलते हैं। बिसाइड दिस मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री। तो इसके अलावा बहुत सारे जो जानवर हैं हमारे कंट्री में मिलते हैं, जैसे कि बंदर हो गए, वोल्फ हो गया, जैकल हो गया, नीलगाय होगी, चीतल हो गया, ये सारे जो जानवर हमको मिलते हैं, ठीक है। वुल्फ मतलब भेड़िया, जैकल मतलब लकड़बग्गा, ठीक है। तो इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। बर्ड लाइफ भी हमारे हमारे कंट्री में अलग अलग तरीके के बर्ड्स भी मिलते हैं। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो पीकॉक क्या है? हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन एनिमल्स आर पैरट्स, पीजन, माइना, गीज, बुलबुल एंड डक्स। तो पैरट मतलब तोता, पीजन मतलब कबूतर, ठीक है, मैना एक बड़ी होती है जो गीस, ठीक है, बड़े बड़े मतलब थोड़ा सा बड़ा मतलब वो होता है। बुलबुल होती है, ठीक है, बुलबुल के बारे में भी, और बतख। सो देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। तो ऐसे ही जो है कई सारी बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई है ताकि इन बर्ड्स को एक नेचुरल हैबिटेट मिल सके। सो दिस प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। तो इससे क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया उनको मिल जाता है, तो इससे जो हंटर्स हैं वो इनका शिकार नहीं कर पाते। सो कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन एरिया। सो 5 जो बर्ड्स आपके एरिया में प्राय प्राय मिलते हैं, तो क्या नाम होगा? तो सबसे पहले तो है स्पैरो, हमारे एरिया में होता है। कभी कभी हम पैरट्स भी देखते हैं। उसके बाद क्रो तो होता ही होता है, ठीक है। तो और आपने नाइटेंगल देखा होगा, मैंने नाइटेंगल भी देखा है अपने एरिया में। और कोयल, ठीक है, कोयल भी होती है, ठीक है, नाइटेंगल को ही कोयल बोलते हैं। और भी ऐसे पिजन्स मिलते हैं हमारे एरिया में। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स, और कई बार आउल भी हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत सारे जो जानवर हैं
सॉरी बर्ड से हमको मिलते हैं। सो देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। तो 100 स्पीसीज, ठीक है, 100 से ज़्यादा स्पीसीज जो है इंडिया में मिलती है स्नेक्स के, सांप के। सो कोबरा एंड करैत आर द इम्पॉर्टेंट अमंग दैम। तो कोबरा और करैत जो है इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग several species of wildlife of India are declining rapidly. Many species have already been extinct. तो लगातार जो ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और पहले जो लोग जो बहुत शिकार वगैरह भी करते थे उसके कारण भी है। ब्रिटिशर्स के समय में शिकार करने की प्रथा होती थी, राजा महाराजा भी ऐसा करते थे। तो इससे क्या है, जो जंगली जानवर है बहुत सारे एक्सटेंट हो गए। एक्सटेंट मतलब उनकी प्रजाति ही खत्म हो गई, ठीक है। अगर पूरी प्रजाति खत्म हो गई तो कहाँ से वापस आ पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। और इनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि उस एरिया में एक पहरेदारी हो कि कोई भी आके वहाँ पे हंटिंग ना कर सके, इन जानवरों को पकड़ ना सके पैसों के लिए। तो इसके लिए नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सो तो यहाँ पे अलग अलग जानवरों की तस्वीर दे दी गई है, ठीक है। ये चीता है आपका, ये लायन है, ये हाथी है, ये डियर है, ये बतख है शायद, और ये राइनोसोरस है। तो अलग अलग जानवरों की यहाँ पे तस्वीर की दी गई है। एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड कैन लोकेट दैम ऑन द मैप। सो ये आपका टास्क है, आपको कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जानना है और आपको वहाँ पे उसको लोकेट करना है। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लेके आए ताकि ये जानवर को प्रोटेक्ट करके रख सके। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। और हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए। यू कैन रिफ्यूज टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन एंड feathers। तो आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए जो किसी जानवर के बॉडी से बनी है, जैसे कि उसके हड्डियों से बनी है, या उनके सींग से बनी हुई है, या उनके फर से बनी है, स्किन से बनी है, फैदर से बनी, ये चीज़ें हमको इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए। सो एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो फर्स्ट वीक ऑफ जो अक्टूबर है उसको वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, ताकि लोगों के मन में जागरूकता आए कि हमको इनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, हमारे जो एनिमल किंगडम है उसको प्रिजर्व करके रखना है, और जो ये नेचुरल हैबिटेट है उसको हमको ख़राब नहीं करना है। आए दिन जो है पेपर में दिखता ही रहता है। तो लार्ज स्केल पोचिंग अलाइड इन सिमलीपाल रिजर्व, ठीक है, मतलब हर जगह की कैसे जानवरों को मार दिया गया, ठीक है, उड़ीसा के सिमलीपाल में, ठीक है। ये मतलब एक जानवर को मार के रख दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो आती जाती हैं। नेक्स्ट हमको माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। माइग्रेटरी मतलब घूमते फिरते आते हुए, ठीक है, माइग्रेट करना, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना। तो सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, क्रूलिस, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंग माइग्रेट टू अवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर। तो ठंडी का जब सीजन होता है तो कुछ बर्ड्स जो है दूसरे देश से हमारे कंट्री में आते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंग, ठीक है, लिटिल स्टिंग एक छोटी सी माइग्रेटरी बर्ड होती है जिसका वजन 15 ग्राम होता है, और ये आर्टिक रीजन से आती है हमारे कंट्री में। 8000 किलोमीटर उड़ के आती है हमारे कंट्री में। तो देखिए पैशन, देखिए जज्बा, देखिए, और कुदरत ने कैसे कैसे मतलब चीज़ों को बनाया है कि 8000 किलोमीटर जो है ये लिटिल स्टिंग बर्ड जो है वो आ जाती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।